मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज ये जो है चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, इसकी एक ही शीट थी जिसमें मैंने आपको सारी वैरायटी करवा दी। लास्ट के 12 क्वेश्चंस बचे हैं मेरे प्यारे भाई, इन क्वेश्चंस को सॉल्व और करते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो लास्ट के 12 क्वेश्चंस जो मैं आज की क्लास में आपको करवाने वाला हूं, ये केवल और केवल मेंस के पेपर में पूछे जाएंगे। प्री के पेपर में ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हाई लेवल के हैं। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे रेलवे की है ना, सीपीओ की किसी छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहा है, वो इस क्लास को इग्नोर कर दे। केवल जो सीडीएस और सीजीएल और सीएचएसएल मेंस को टारगेट करके पढ़ाई कर रहा है, वो ही केवल आज की क्लास देखे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर है 56, बोलो। 2 पॉइंट पी और क्यू एक बिल्डिंग के बेस से क्रमशः एक्स और वाई की दूरी पर हैं। 2 पॉइंट पी और क्यू एक बिल्डिंग के बेस से एक्स और वाई की दूरी पर है, जहां वाई बड़ा है एक्स से। पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपसे पूछे बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपसे पूछा गया है। देखो भाई, एक तरीका तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना, आपने देखा ना सुना, आपने कभी इस तरीके से विजुलाइज ही नहीं किया होगा। ठीक है ना, देखो एक्स और वाई क्या है, दूरी है। एक्स और वाई क्या है, दूरी है। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। आपसे बिल्डिंग की ऊंचाई पूछे, ऊंचाई भी किस में नापी जाती है, मीटर में। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, फॉर्मूला है जिसका आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसकी यूनिट मीटर में आए। अब जैसे एक्स मीटर में नापेंगे, मीटर की मीटर में गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर को मीटर से भाग दे देंगे, बिना यूनिट के आएगा। या मीटर को मीटर से भाग दे देंगे, कोई यूनिट आएगी नहीं। अगर मीटर की मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट करेंगे मीटर। यानी कि अकेला ऑप्शन ऐसा है डी जो मीटर में आंसर देगा, यही आंसर होना चाहिए था सवाल का। ठीक है, इस बात को साइंस साइड वाले बच्चे ही समझ पाएंगे। ठीक है ना, अब बेसिक से कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। ये फॉर्मूला जो है बेटा आपको याद भी रखना है डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, सवाल नहीं है, फॉर्मूला है कि जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे मेरे दोस्तों ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, अब बिल्डिंग का ये हो गया बेस, बिल्डिंग के बेस पर 2 पॉइंट है पी और क्यू, है ना। तो बिल्डिंग के बेस पर 2 पॉइंट पी और क्यू है। ये तो बोला सवाल में कि 2 पॉइंट पी और क्यू एक बिल्डिंग के बेस से क्रमशः एक्स और वाई की दूरी पर है। तो जो पॉइंट पी है ये बिल्डिंग के बेस से कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है। ये जो पॉइंट क्यू है ये बिल्डिंग का बेस हो गया, बिल्डिंग का आधार हो गया। ये पॉइंट क्यू बिल्डिंग के बेस से वाई की दूरी पर है, वाई की दूरी पर। ठीक है जी, ये सवाल में कहा गया है वाई बड़ा है एक्स से। देखो वाई लेंथ बड़ी है, एक्स छोटी है। बोला पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि जब हम पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से जब हम पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। जैसे 50 डिग्री है, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 40 डिग्री, क्योंकि 50 40 90 होता है। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर ये वाला कोण थीटा है ना बेटे, तो ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। यही लाइन दी हुई है, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। आपसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट क्या है, ये बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछे, मैंने हाइट को h मान लिया और आपको यहां से h का मान निकालना है। अब बताओ कैसे करें बेटा। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा एक बड़ा। मैं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करूंगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज देखता हूं, ये कोण थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। लंब है, ये आधार है। लंब आधार में क्या रिलेशन बताता है, tan। तो छोटे वाले त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। थीटा के सामने h परपेंडिकुलर है, बेस x है। जब मुझे परपेंडिकुलर बेस ही दिया हुआ है तो मैं tan ही लगाऊंगा, साइन नहीं लगाऊंगा। यहां पे साइन थीटा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे कर्ण नहीं दिया हुआ है। जब परपेंडिकुलर बेस में रिश्ता क्या बताता है, tan, तो आप tan ही लगाओगे। ठीक है बेटा, चलिए अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो। ये कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है h और ये आपका बेस है y। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा बेटा, tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, h बटे y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन हमने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा दिया है कि ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। मेरे प्यारे जल्दी से बताओ, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी से। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा मैंने आपको ये बता दिया त्रिकोणमिति में। अगर आपने त्रिकोणमिति की पहली शीट देखी होगी जो प्री के पेपर में सबसे ज्यादा आती है कि 90 की शक्ल देख के tan cot में बदल जाता है, cot थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्लियर है, ये सवाल यूपी बोर्ड के पेपर में भी आया है 2023 में। तो ये tan थीटा का मान है, ये cot थीटा का मान है। अब मुझे थीटा की जरूरत नहीं है, तो बेटा थीटा कैसे गायब होगा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं दोनों की, तो थीटा का खेल खत्म। आप बोलोगे हां सर, अगर मैं गुणा कर दूंगा तो tan थीटा गुणा cot थीटा 1 हो जाएगा, 1। बताइए बेटा, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, गुणा कर दूंगा 1 हो जाएगा। और h बटे x की h बटे y में गुणा कर देंगे।
है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो यहां पे एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच गुणा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटे एक्स वाई। दोनों ही तरफ से हम वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो एच का मान अंडर रूट एक्स वाई आ गया, अंडर रूट एक्स वाई। ये इसका बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक आपने समझ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पेपर में इतना समय नहीं होगा ये सब करने के लिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखें, आप याद रखें। सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल करेंगे, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है ना। इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल इस साल के सीडीएस में भी आया था। बोला है एक खंबे के, देखो सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। बोला एक खंबे के बेस से 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर स्थित दो पॉइंटों से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा और बीटा है। एक खंबे के बेस से दो पॉइंट है, एक 75 मीटर की दूरी पर, एक 48 मीटर की दूरी पर। इन दोनों पॉइंटों से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। सर बोला अल्फा और बीटा पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पढ़ते पता लग गया। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो खंबे की हाइट क्या है। यानी कि मेरे दोस्तों ये पिछला सवाल है, बस यहां एक्स वाई का मान दे दिया है। खंबे के बेस से दो पॉइंट, एक 75 मीटर की दूरी पे, 48 मीटर की दूरी पे, इन दोनों पॉइंट से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो खंबे की हाइट क्या होगी, एच कितना होगा, अंडर रूट एक्स वाई, यानी कि अंडर रूट 75 गुणा 48, अंडर रूट 75 गुणा 48। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना है बेटा। देखो भाई साहब 75 का मतलब होता है 25 तिया 75, ऐसे लिख सकता हूं 75 को 25 तिया 75 लिख सकते हैं, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 इंटू ये 48 तिया 144 हो गया, 144, 48 तिया 144, 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो 5 गुणा 12 डायरेक्ट 60 मीटर खंबे की हाइट आ गई, और मुझे सवाल में कुछ भी नहीं करना पड़ा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी। समझ में आ गया बच्चों? कंसेप्ट क्लियर सभी लोगों का? आगे चलेंगे बेटा। ये आज की क्लास का टाइप 1 था, है ना। ये आज की क्लास का फर्स्ट टाइप था, और इस टाइप पे मैंने आपको दो सवाल करवा दिए, एक थ्योरम मैंने प्रूफ करवा दी और दूसरा उस पर बेस्ड सवाल हो गया। मजा आ गया करके? आनंद को मजा आ गया? आगे चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 58 आपके सामने, बताएं सवाल नंबर 58 ये बताएं, ठीक है। आज की क्लास का दूसरा टाइप है मेरे प्यारे। ये सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है, आईसीआर टेक्नीशियन के लेटेस्ट पेपर में आया है। करो जरा जल्दी, सवाल को बड़ा कर दूं क्या मैं? चलिए बनाओ। आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल है, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, है ना, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे इस पे, एक ही क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ जी, टाइप नंबर 2 है आज की क्लास का जी। बनाओ। एक लड़का जमीन पर खड़ा है, एक लड़का जमीन पर खड़ा है और 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर 80 अंडर रूट 2 मीटर की डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। पतंग उड़ा रहा है, एक लोंडा खाली है। एक दूसरा लड़का 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और 30 डिग्री की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। यदि दोनों लड़के पतंग के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दूसरे लड़के की डोरी की कितनी लंबाई होनी चाहिए ताकि दोनों पतंग मिल सके। दूसरे लड़के की डोरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि दोनों पतंग मिल सके। बहुत बढ़िया, दो लड़के बेटा। देखो प्यारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जमीन है बेटा, ये है जमीन, ये जमीन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लड़का जमीन पे खड़ा है, लड़का जमीन पे खड़ा है और 45 डिग्री के कोण पर एक पतंग उड़ा रहा है। ये पतंग उड़ा रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपने भी उड़ाई होगी पतंग। जमीन पे यहां एक लड़का खड़ा है ये, और ये पतंग उड़ा रहा है, पतंग ये उसने बढ़िया पतंग उड़ाई है। कितने डिग्री के? 45 डिग्री के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। और पतंग की जो डोरी है, उस डोरी की जो लंबाई है 80 रूट 2 है। जो मांझे में बांध के पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, भाई मैंने तो उड़ाई नहीं कभी तक, मेरा हाथ कट गया था बचपन में, आपने उड़ाई होगी। तो 80 रूट 2 मीटर लंबी डोरी है। और एक दूसरा बच्चा है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। ये एक बच्चा है मेरे प्यारे भाई, दूसरा बॉय, ये दूसरा बॉय है, सॉरी ये दूसरा बॉय है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पे खड़ा है। तो यहां पर एक दूसरा बॉय है, दूसरा बॉय, वो भी पतंग उड़ा रहा है, वो भी पतंग उड़ा रहा है। बोला दूसरे लड़के की डोरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोनों पतंग मिल सके। तो दूसरा लड़का ये पतंग उड़ा रहा है खटैक, तो बोला इसकी डोरी कितनी लंबी होनी चाहिए कि दोनों की पतंग मिल सके, दोनों है ना काटा कुटी का खेल खेल सके। दूसरी पतंग कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, जवाब दे बेटा। Another boy standing on the roof of 20 meter high building and flying a kite at elevation angle। और दूसरा लड़का 30 डिग्री के कोण पर उड़ा रहा है। दूसरा जो लड़का है 30 डिग्री के कोण पर पतंग उड़ा रहा है, 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे पतंग उड़ा रहा है दूसरा लड़का। तो ये जो एलिवेशन एंगल है ना बेटा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है, 30 डिग्री का। दूसरे लड़के की डोरी की लंबाई आपको पता करनी है, ठीक है ना। दोनों ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, तो 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर दूसरा बच्चा मिला रहा है। इसको मैं यहां से ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। कोई परेशानी क्या इसमें? कोई परेशानी नहीं है। बताओ जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका चित्र भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बताएं बच्चे, सभी लोग बताएं। वैसे सवाल आसान है, सवाल में कोई परेशानी ज्यादा है नहीं जी। स्टूडेंट्स देखो, ये सबसे पहले ये वाला राइट एंगल देखो, ये वाला राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के सामने 80 रूट 2 है तो 45 डिग्री के सामने कितना होगा? 80 होगा।
80, 45 45 90 आपको मैंने पढ़ा है कि 45 45 90 में साइड का रेशियो 1:1 √2 होता है। अगर 90 डिग्री के सामने 80 √2 है तो 45 डिग्री के सामने ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की कितनी होगी बेटा? ये जो लेंथ होगी 80 होगी। 80 आप बोलोगे सर ये 80 होगी। बताओ ये बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर तो इसके सामने ये भी 20 आ जाएगा, इसके सामने भी 20 आ जाएगा। ये पूरा 80 है तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का कौन है? 90 डिग्री का। भाई मैंने ऐसे मिला दिया तभी तो सवाल सॉल्व होगा। 90 डिग्री का, अभी 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने 60 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। 30 के सामने 1 यूनिट तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। 30 डिग्री के सामने 60 है तो 90 के सामने कितना होगा? 60 का दुगना, 120 मीटर। यानी कि दूसरे बच्चे की डोरी की लंबाई 120 मीटर होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन 120 आंसर आ गया। 120। क्या प्यारा सवाल है। साहिल शर्मा ने विद इन 30 सेकंड कर लिया। वेरी गुड साहिल शर्मा, वेरी गुड। काश और भी बच्चे आपकी तरह होते। और बच्चे तो कहेंगे सर मुश्किल सवाल है, कम से कम 30-35 साल का टाइम तो दो हमें करने को। अगर ट्री 2 पार्ट में ब्रेक होता है तो बोथ की लेंथ कैसे सेम है? मैंने कब कहा बोथ की लेंथ सेम है बेटे? जो पार्ट ऊपर टूटा है जो नीचे जमीन पे लगा उसकी सेम है। ये पेड़ यहां से गिरा, यहां बीच में से टूटा लगभग, और इन ऊपर वाला हिस्सा नीचे जमीन पे लग जाएगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा वही तो जमीन पे लगा, इनकी लंबाई तो सेम होगी। पेड़ तोड़ के देखो आप। अच्छा सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर है यहां पे आपके सामने अब अगला 59 नंबर, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और ये हल्के हल्के चेंज है दोनों सवालों में, थोड़े थोड़े से चेंज रहेंगे। टाइप नंबर 3 आज की क्लास का बनाए। ऑल दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चंस। जी बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो ट्रिपल 8 पे बोला है, ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बोला एक टावर है, ऐसे समझिए मेरे दोस्तों कि एक टावर है। तो ये जो टावर है ना मेरे दोस्तों, बढ़िया वाला टावर है ये जो टावर है, दिस टावर, साल बोला गया है ये जमीन पर खड़ा है। ये अपने फुट से 160 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पर एक कोण बनाता है। जो टावर है ये टावर है, ये टावर है, ये टावर का फुट हो गया। तो टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है। टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर सपोज कोई पॉइंट है ए। तो टावर इस पॉइंट ए पर कोई कोण बनाता है मेरे प्यारे भी। मैंने मान लिया कि थीटा कोण बनाता है, थीटा। आगे क्या बोला है? बोला इसकी ओर 100 मीटर बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया कोण पहले से डबल हो जाता है। टावर की ओर 100 मीटर चलने पर एलिवेशन एंगल डबल हो जाता है। अब हम यहां पॉइंट ए से 100 मीटर टावर की ओर चले, 100 मीटर टावर की ओर चले, यहां पहुंच गए सपोज पॉइंट बी पर। हम 100 मीटर टावर की ओर चले और यहां हम पॉइंट बी पर पहुंच गए। अब पॉइंट बी से जो एंगल है वो डबल हो जाता है। बोला ट्वाइस एज बिफोर, सबटेंड एंगल ट्वाइस एज बिफोर। ठीक है ना बेटा? अगर पहले थीटा कोण बनना था तो ये डबल कोण बन रहा है 2 थीटा। पहले थीटा कोण बनना था बेटे, अब ये डबल कोण बनना है 2 थीटा। ठीक है बेटा? टावर की ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया कोण पहले से डबल हो जाता है। अगर सपोज पहले थीटा बन रहा था तो ये कोण डबल बनना है 2 थीटा। टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट पूछिए। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा। जैसे हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, ये वाला कोण अल्फा है, ये बीटा है ना? अगर मैं इसकी आगे बढ़ाऊं तीसरी साइड को तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है ना वो इन दोनों का योग होती है। त्रिभुज का बाह्य जो
हाँ जी, हाँ जी, फिर से बताते हैं, फिर से बताते, चिंता मत करो। A tower standing on a horizontal plane subtend a certain angle at point 160 मीटर apart from the foot of tower। जैसे टावर है, ये टावर है, ये टावर का फुट है, टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट टावर के टॉप पे एलिवेशन एंगल बनाता है थीटा, थीटा बनाता है। बोला 100 मीटर टावर की ओर चलने पर एंगल डबल हो जाता है। जब हम यहां से 100 मीटर टावर की ओर चलते हैं तो ये एंगल डबल हो गया, ये थीटा था तो थीटा का डबल हो गया 2 थीटा। पूछा टावर की हाइट क्या है, ठीक है। देखो आपको इसमें कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये त्रिभुज की तीसरी भुजा पे बाह्य कोण है, ये तीसरा कोण है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है अंदर के दो कोणों का योग होती है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। चाहे अगर ट्रायंगल ऐसा है, मैंने इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है ये अंदर के दो कोणों के सम के बराबर होगा। यही कंसेप्ट मैंने यहां पे लगा ले कि टावर है, टावर से 160 मीटर की दूरी पर जो एलिवेशन एंगल है उससे डबल एलिवेशन एंगल बन रहा है 100 मीटर आगे। अगर ये बेटा 2 थीटा है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा, थीटा। ये एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा बचेगा, तभी तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ पाएगा। बोलो हाँ। और आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब आप इस पिंक अगर ट्रायंगल को देखेंगे तो थीटा के सामने ये 100 मीटर है तो थीटा के सामने ये लेंथ भी 100 मीटर होगी। ये पूरी भुजा 160 है, ये 100 है, ये कितना बचेगा 60 मीटर बचेगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री के सामने 100 है, ये 60 है, ये आपको निकालना था। 100 60 किससे कट रहा है 20 से, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 5 3 4 ट्रिपलेट होता है 20 चौक 80। यहां 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है 20 गुना, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 चौक 80। आसान सवाल है, 10 फैन नहीं लगाना यहां पे, कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, उससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर है 60 बनाओ, मजेदार क्वेश्चन। केशव पानी कर देना। किसी पहाड़ की ऊंचाई का पता लगाएं यदि इसके बेस से किसी अज्ञात दूरी से पर्वत के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है और पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर जाने पर उसी रेखा के साथ पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है। बहुत बढ़िया सवाल है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत जल्दी आप कर पाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे आपने पिछला सवाल किया। जैसे बेटा ये पहाड़ है, ये जैसे सपोज पहाड़ है और आपको सवाल में यही निकालना है पहाड़ की ऊंचाई। तो किसी पहाड़ की ऊंचाई का पता लगाएं, किसी पहाड़ की ऊंचाई का पता लगाएं अगर इसके आधार से, पहाड़ की ऊंचाई का पता लगाएं यदि इसके आधार से किसी अज्ञात दूरी से पर्वत के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। तो मैंने मान लिया कि पहाड़ है और पहाड़ के आधार से इतनी दूरी पर यहां पॉइंट ए है और पॉइंट ए से पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये कितने डिग्री का बेटा 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है। आप बोलोगे सर 30 डिग्री का, बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर बात तो समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है, 30 डिग्री का है। अब सवाल में बोला गया है पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर की ओर जाने पर, आप यहां पॉइंट ए हैं, पॉइंट ए से पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। अब पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर की ओर गए आप, नजदीक नहीं गए, नजदीक तो उधर हो जाएगा, पहाड़ के दूर की ओर गए 10 किलोमीटर। तो पहाड़ से जब आप 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, यहां पॉइंट बी पर पहुंच गए। अब इस पॉइंट से उसी लाइन पर चल रहे हैं आप, सेम ही लाइन पर चल रहे हैं, पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री हो गया। अब पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना हो गया बेटा 15 डिग्री, पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल है। तो आपसे पूछा है पहाड़ की ऊंचाई क्या है। सभी को डायग्राम समझ आ गया? पहाड़ की ऊंचाई का पता लगाएं यदि इसके बेस से किसी अज्ञात दूरी से 30 डिग्री कोण है, 10 किलोमीटर दूर जाने पर एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है। पहाड़ की हाइट क्या है देखो बेटा, फिर से इस ट्रायंगल को देखो, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में ये 15 डिग्री है, इसका बाह्य कोण है 30 डिग्री, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री। मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो अंदर वाले कोणों का योग भी 30 डिग्री होना चाहिए। भाई ये 15 डिग्री है तो ये कितना बचा, ये भी तो 15 डिग्री का बचा, ये तो 15 डिग्री बचा। 15 जमा 15 तभी तो एक्सटीरियर 30 डिग्री आएगा, 15 जमा 15 तभी तो एक्सटीरियर 30 डिग्री आएगा। बोलो हाँ। और आपको पता है किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, दो कोण बराबर है तो साइड भी बराबर होंगी। अगर यहां 15 डिग्री के सामने 10 किलोमीटर है तो यहां भी 15 डिग्री के सामने की भुजा 10 किलोमीटर आएगी, 10 किलोमीटर। आप बोलोगे सर 10, और मेरे दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो क्या आप कर नहीं सकते, 10 किलोमीटर है, ये 30 60 90 ट्रायंगल नहीं बन गया। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 10 है तो 30 डिग्री के सामने आधा होगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आंसर आ गया 5 किलोमीटर। 30 के सामने 5 है, 90 के सामने दुगुना 10 हो जाएगा। तो पहाड़ की जो ऊंचाई है 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो दोनों टाइप मैंने आपको करा दिए, दोनों इजी थे। एक ट्रिपलेट से सॉल्व हुआ है और एक में 30 60 का कंसेप्ट लगा है। सेम टाइप के क्वेश्चन थे। आगे चलेंगे। अब सवाल है स्टूडेंट बेटा आपके सामने 61, अगला क्वेश्चन 61 नंबर बनाएं। यस, गुब्बारे वाला अगला टाइप है मेरे दोस्तों, चौथा टाइप आज की क्लास का बनाएं, गुब्बारे वाला क्वेश्चन। और इस टाइप के भी 2 सवाल होंगे, बनाएं। बैंक में और ज्यादा अनुज शर्मा जी। गुब्बारे वाला टाइप, पॉइंट पी से गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ता है। सुनना, पॉइंट पी से गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान स्पीड से बढ़ता है।
आगे बोला है 6 मिनट के बाद पॉइंट पी से 450 √3 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर देखता है कि गुब्बारे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर और पॉइंट पी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, एक ही लेवल पर हैं। गुब्बारे की स्पीड क्या है? स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में बताना है। देखो बेहतरीन सवाल है। जैसे बेटा ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। अब यहां से हमने गुब्बारा छोड़ा, हमने पॉइंट पी से गुब्बारा छोड़ा, तो गुब्बारा ऊपर की ओर हवा में उड़ेगा। हाइड्रोजन भरी हुई गुब्बारे में गुब्बारा ऊपर की ओर हवा में उड़ेगा, है ना। तो ये गुब्बारा ऊपर की ओर हवा में उड़ा, कितनी देर तक उड़ा? 6 मिनट तक। 6 मिनट के बाद तो हमने पॉइंट पी से गुब्बारा ऊपर की ओर छोड़ा, जो एक समान स्पीड से ऊपर उड़ रहा है। 6 मिनट के बाद हमने देखा, 6 मिनट के बाद हमने देखा कि पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से 450 √3 मीटर की दूरी पर एक बंदा है, एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है। इस आदमी ने देखा कि जो बैलून है, इस बैलून का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है गुब्बारे की स्पीड क्या है, यानी कि मेरे दोस्तों गुब्बारा पॉइंट पी से यहां तक पहुंचने में 6 मिनट का समय लेता है। 6 मिनट, 6 मिनट क्या होता है सेकंड में? 6 मिनट होता है 360 सेकंड, 360 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में 360 सेकंड। अब आप बताओ ये कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री के सामने 450 √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? अभी 30 डिग्री के सामने 450 √3 है, तो 60 डिग्री के सामने होगा 450 √3 का भी √3 गुना, √3 गुना √3 3, 3 गुना 450 1350 मीटर, यानी कि जो दूरी है 1350 मीटर है। तो गुब्बारा यहां से यहां तक 1350 मीटर उड़ा है 6 मिनट में। गुब्बारे ने ये दूरी करी अभी 450 √3 का √3 गुना 1350 मीटर गुब्बारा उड़ा है 6 मिनट या 360 सेकंड में। तो गुब्बारे की स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बटे टाइम। 0 से 0 चला जाएगा, ठीक बेटा। 9 से जाएगा 15 बार, 9 से जाएगा 4 बार। 15 को जब 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12 है, 3.75 मीटर पर सेकंड गुब्बारे की स्पीड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। डिस्टेंस निकाला, टाइम मुझे दिया ही है, डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दिया। परमजीत कुमार, स्पीड आगे गुब्बारे की 30 60 90 का कंसेप्ट लगा यहां पर। बेसिक से ये परमजीत कुमार जी, यही बेसिक है इसका, ठीक है ना। आपने शायद बेसिक लेक्चर पढ़ा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है अगला 62। 62 नंबर थोड़ा मुश्किल है, इससे खतरनाक है 62 नंबर सवाल। प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 62 नंबर को प्यार से सुनिएगा। सवाल नंबर है बेटा 62 बनाए। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल लगे तो छोड़ दीजिएगा, जरूरत नहीं है करने की, केवल मेंस में ही आएगा। बोला है रेडियस आर का एक गोलाकार गुब्बारा, एक बैलून है जिसकी रेडियस आर है, एक बैलून है जिसकी रेडियस आर है, और वो एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसके सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, गुब्बारे की हाइट h है, गुब्बारे की हाइट h है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान सुनेगा। जैसे ये गुब्बारा है, आप समझ के चलिए कि ये गुब्बारा है, गुब्बारा, ठीक है, ये गुब्बारा, और ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जमीन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जमीन पर कोई ऑब्जर्वर है, जमीन पर यहां कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये जो गुब्बारा है ना, एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस आर है, वो एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए आंख पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस बात का क्या मतलब है? जैसे ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोग प्यार से मेरे दोस्त। जैसे आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, जैसे कोई वस्तु है, आप इसको देख रहे हैं आंख से, तो देखो आंख जब देखेगी तो आंख की निगाह ऐसे जाएगी, एक यहां एक यहां, तो ये जो कोण बनेगा ये इस वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है, ये इस वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है। ऐसे ये अगर एक गुब्बारा है और हम अपनी आंख से इस गुब्बारे को देखेंगे तो मेरे दोस्तों आंख द्वारा, गुब्बारे द्वारा आंख पे जो बना कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री कैसे बनेगा? आप मुझे बताओ 60 डिग्री कैसे बनेगा? अभी आपकी निगाह जो गुब्बारे को ऐसे निकलेगी और एक निगाह ऐसे निकलेगी मेरे प्यारे भाई, ये वाली, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। बात समझ में आई? इस तरीके से मेरे दोस्तों चित्र है। आगे बोला है इसके सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, गुब्बारे का सेंटर है O, गुब्बारे का केंद्र है, इसके सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। यानी कि जब हम यहां से इस गुब्बारे के सेंटर को देखते हैं इस प्रकार से, जब हम यहां से इस गुब्बारे के सेंटर को देखते हैं इस प्रकार से, सेंटर को, तो इस सेंटर का ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, सेंटर का ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये वाला ये 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है बेटे? 60 डिग्री का बन रहा है। गुब्बारे के सेंटर की हाइट h है, ये सेंटर है बेटा गुब्बारा, ये सेंटर है, गुब्बारे का सेंटर है, इस सेंटर की जो हाइट है h है। आप यहां से मेरे दोस्तों जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये h है ना, ये मेरे दोस्तों क्या है? ये h है, ये डिस्टेंस h है मेरे प्यारे भाई, h यहां से यहां तक की h है। आपसे पूछा h और r में क्या रिलेशन है? गुब्बारे की रेडियस r है, गुब्बारे की रेडियस r है। एक बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे गुब्बारा है और ये आदमी की आंख है,
ये गुब्बारा है और ये आदमी की आंख पे जो है इस प्रकार से कोण बना रहा है, कोण, ये सेंटर है। अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो देखो ऊपर नीचे आधा आधा कोण नहीं हो जाएगा, ऊपर नीचे आधा आधा नहीं हो जाएगा, ऊपर अल्फा नीचे अल्फा, जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा नीचे आधा आधा हो जाएगा। आप ये समझो इस गुब्बारे द्वारा आंख पे 60 डिग्री बनना है तो ऊपर आधा होगा 30 डिग्री, नीचे आधा होगा 30 डिग्री। अगर ये आंख पे 60 डिग्री बन रहा है तो ऊपर आधा होगा 30 डिग्री, नीचे आधा होगा 30 डिग्री, यानी कि ऊपर का जो आधा कोण है, ऊपर का जो आधा कोण है बेटे, ये कितने डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। बात आई ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब कैसे करें भाई इसको सॉल्व, कैसे करें? अभी गुब्बारे की रेडियस आर है, देखो ये गुब्बारे की रेडियस है, इसको यहां से मिलाते हैं, ये रेडियस है। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है गुब्बारे को यहां टच करती हुई जा रही है और टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये वाला कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब आप हमें बताएं कि ये कैसे होगा। आपको एक्चुअली में यहां पर दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, है ना? आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, मैं उतना ही दिखाऊंगा जितनी आपको जरूरत है, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में ही प्यारे दोस्त ये वाली लेंथ कॉमन है, दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है, तो मैं इसी को निकाल लेता हूं। दोनों में वाली लेंथ कॉमन है, मैं इसी को निकाल लेता हूं। आप बोलोगे हां सर इसी को निकालो। आप एक बात देखो, यहां 30 डिग्री के सामने आर है, 30 डिग्री के सामने आर है, तो 90 डिग्री के सामने लेंथ कितनी होगी? 90 डिग्री के सामने लेंथ कितनी होगी? 2r। अगर 30 डिग्री के सामने आर है तो 90 डिग्री के सामने लेंथ कितनी होगी? 2r। 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने दुगना होता है 2r। 2r। नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है। अगर 60 डिग्री के सामने h है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? देखो आपको 30 60 90 का रेशियो पता है, 1:√3:2 ये होता है 30 60 90 का। 60 डिग्री के सामने h है तो 30 डिग्री के सामने होगा h/√3, h/√3। 90 डिग्री के सामने होगा दुगना, 30 डिग्री के सामने जो भी है 90 डिग्री के सामने दुगना होता है 2h/√3, 2h/√3। यानी कि ऊपर वाले से इसकी लंबाई 2r है, नीचे वाले से इसकी जो है लेंथ है 2h/√3, 2h/√3। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो h का जो मान है वो कितना आ गया? √3r। h का मान √3r आ गया, √3 की गुणा करेंगे और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, h बराबर √3r। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। समझ में आई होगी बात मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला सवाल आएगा, 63 नंबर सवाल। सवाल नंबर है भाई साहब यहां पर 63, ये बताएंगे 63 नंबर। और मैं जो है इसको थोड़े से सवाल को छोटा बनाना पड़ेगा, झील वाला ना, कल बच्चे डाउट भी पूछ रहा था सर ये वाला सवाल कराओ। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये 2016 के मेंस के पेपर में आया था। और जाहिर सी बात है मेंस की ही, आज की क्लास केवल मेंस की ही है, प्री की क्लास तो है नहीं, प्री का तो हो चुका जो होना था, ये मेंस का ही है केवल, ठीक है। अगर आपने 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर दिए तो बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता था हमेशा से, और हमेशा से आता था, हमेशा से आएगा। चलिए ध्यान सुनिएगा, पहले सवाल पढ़ते हैं। एक झील के किनारे h ऊंचाई का एक आदमी खड़ा है, एक झील के किनारे h ऊंचाई का एक आदमी खड़ा है। सबसे पहले झील बना लेते हैं, ये होगी सबसे पहले मेरे दोस्तों झील। झील हो गया, नदी बोल सकता है ना, तालाब बोल सकता है सवाल में, समुद्र बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, झील नदी तालाब कुछ भी बोल सकता है सवाल में। तो जैसे मेरे दोस्तों ये झील है, ये झील है, सवाल को सुनेगा कि झील के किनारे h ऊंचाई का एक आदमी खड़ा है। तो ये एक आदमी खड़ा है झील के किनारे जिसकी ऊंचाई है h ऊंचाई का आदमी खड़ा है, आदमी की यहां पे आंख होगी, यहां आदमी की आंख होगी, ठीक है ना, समझ में आया? तो झील के किनारे एक आदमी खड़ा है और h आदमी की ऊंचाई है। बोला है यदि आदमी की आंख पर एक बादल का एलिवेशन एंगल अल्फा है, आदमी की आंख पर एक बादल का एलिवेशन एंगल अल्फा है। अब सपोज आसमान में बादल है, ये आसमान में बादल है, रिमझिम बरसे बादल, ये आसमान में बादल है मेरे दोस्तों। आदमी की आंख पर इस बादल का एलिवेशन एंगल अल्फा है। तो जब आदमी ने इस बादल को देखा तो बादल को देखने से ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ये अल्फा बन रहा है आदमी की आंख पर। इस बादल का जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा है। अगली लाइन बड़ी खतरनाक है, यही आपको समझनी है। झील के पानी में बादल की छाया का डिप्रेशन एंगल बीटा है। झील के पानी में बादल की छाया का डिप्रेशन एंगल बीटा है। एक बात समझिएगा, पानी ना बहुत आइडियल चीज है, पानी ना बहुत आइडियल चीज है, आदर्श चीज। अगर कोई वस्तु पानी से x ऊंचाई पर है, पानी से x ऊंचाई पर, तो उसकी परछाई जो पानी के अंदर बनेगी वो x गहराई पर ही बनेगी, x गहराई पर। ये कंसेप्ट जानो। अगर कोई वस्तु पानी से x ऊंचाई पर है तो उसकी परछाई भी पानी में x गहराई पर बनेगी, ठीक है भाई। तो देखिए मेरे दोस्त, सवाल में बोला गया है कि एक बादल है और उस बादल का आदमी की आंख पर ये जो एलिवेशन एंगल है ये कितना है बेटा? एलिवेशन एंगल अल्फा है। और झील के पानी में बादल की छाया बनती है। ध्यान सुनिएगा भैया, ये झील के पानी में बादल की कहीं ना कहीं यहां छाया बन रही होगी, यहां बादल की मेरे दोस्तों छाया बन रही होगी झील के पानी में, ये बादल की छाया बन रही है। तो सवाल में ये कहा गया है कि इस झील के पानी में ये जो बादल की जो छाया बन रही है, छाया, इसका डिप्रेशन एंगल बीटा है।
इसका ये डिप्रेशन एंगल ये होगा, ये डिप्रेशन एंगल बीटा है, ये बीटा है, ये डिप्रेशन एंगल बीटा है। बात आई समझ में? यानी कि आदमी की आंख पे बादल का एलिवेशन एंगल अल्फा है और जो बादल की छाया बन रही है झील पानी के अंदर उसका डिप्रेशन एंगल बीटा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, छाया नीचे की ओर है तो ये डिप्रेशन एंगल बीटा है। तो आपसे पूछा है झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या है? झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या है? व्हाट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक? लेक के सरफेस से बादल की हाइट क्या है, ये आपसे पूछा है। बताओ लेक का सरफेस कहां? ये लेक का सरफेस है, यहां से लेक का सरफेस है, यहां से बादल की हाइट ये आपसे पूछे ये कितनी है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना ये जो लेंथ है x है, मैंने इस लेंथ को x मान लिया कि माना ये लेंथ x है, x मैंने मान लिया, मैंने इस लेंथ को x मान लिया। मुझे ये निकालनी है कि लेक के सरफेस से इस बादल की जो हाइट है x है। अगर बेटा ये x है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी जो परछाई बनेगी वो भी पानी में x ही गहराई पर बनेगी, इसकी जो परछाई बनेगी वो भी पानी में x गहराई पर बनेगी। मुझे x का मान निकालना है, बताओ कैसे निकालूंगा? मुझे x का मान निकालना है, बताओ कैसे निकालूंगा? बेटा आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री है, नीचे 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है तो मैं इसी लेंथ पे, किसी कॉमन लेंथ पे काम करूंगा। बताओ बेटा। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई है, स्मार्टेस्ट तरीका बता रहा हूं, बोर्ड के पेपर में ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है सवाल, 10 नंबर का सवाल आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर ये कोण थीटा है, थीटा के सामने एच है, तो थीटा से सटी हुई साइड एच कॉट थीटा, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये कंसेप्ट समझा दिया है। अब आप मुझे बताओ, ये आदमी की हाइट एच है, आदमी की हाइट एच है, सुनते रहिएगा, ये आदमी की हाइट एच है, एच इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा मेरे प्यार भी, ये भी एच हो जाएगा, बोलो हाँ ये भी एच हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है तो कितना बचेगा? मुझे एक्स निकालना है, मुझे एक्स निकालना है, ठीक है ना, मिटा दिया मैंने। ये पूरा एक्स है, ये एच है तो कितना बचेगा? एक्स माइनस एच बचेगा, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच बचेगा, बोलो। यहां से यहां तक की पूरी हाइट x थी, ये h है तो कितना बचेगा? x माइनस h बचेगा, बोलो हाँ। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में देखिए, ये अल्फा के सामने x माइनस h है, तो ये अल्फा से सटी हुई ये साइड कितनी होगी? अल्फा से सटी हुई साइड कितनी होगी? ये x माइनस h कॉट अल्फा। नीचे वाले समकोण त्रिभुज को देखो, नीचे वाले समकोण त्रिभुज को, ये लेंथ x है, ये h है, ये x है, ये h है, तो पूरी कितनी होगी? पूरी बताओ पूरी कितनी होगी? ये x है, h है, तो पूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की पूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की x प्लस h, मैंने मिटा दिया ना, जगह कम पड़ रही थी मेरे को, ये x प्लस h होगी। अब आप देखो, बीटा के सामने x प्लस h है, बीटा के सामने x प्लस h है, तो बीटा से सटी हुई ये साइड क्या होगी? बीटा के सामने अगर x प्लस h है तो बीटा से सटी हुई साइड क्या होगी? बीटा से सटी हुई साइड होगी x प्लस h कॉट बीटा, x प्लस h कॉट बीटा। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे सर बात को समझे। सवाल सॉल्व, x का मान निकालना है, इसको धर ले आते हैं, x कॉट अल्फा, ये x कॉट अल्फा, ये x कॉट बीटा, x को एक तरफ ले जाते हैं तो कॉट अल्फा नहीं कॉट बीटा हो जाएगा माइनस कॉट बीटा बराबर ये h कॉट बीटा, ये माइनस h कॉट अल्फा, माइनस h कॉट अल्फा उधर चला जाएगा प्लस h कॉट अल्फा। तो x का मान क्या आ जाएगा? h कॉमन, ब्रैकेट में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बटे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, और ये सवाल का आंसर भी है, बात खत्म। x बराबर h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है भाई, अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। और एक तरह की थ्योरम ही है, फॉर्मूला ही है जो आपसे 2016 के सीजीएल मेंस में पूछा गया था। हो सकता है कि पेपर में आगे कॉट को टेन में कन्वर्ट करके, कॉट को 10 में लिख सकते हैं ना, कॉट 1/10 करके आगे भी सॉल्व करके बन सकता है, वो भी आगे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा। नहीं 30 सेकंड वाला सवाल है ही नहीं उज्जवल त्यागी, ये सवाल तो 1-1.5 मिनट वाला है, 1 से 1.5 मिनट वाला सवाल है ये, 30 सेकंड वाला है ही नहीं। 30 सेकंड वाले सवाल दूसरे होते बेटा। x बराबर h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ध्यान रखिएगा कि आपको सवाल में दिया जाएगा, एक झील है, झील के किनारे h ऊंचाई का आदमी खड़ा है, आदमी की आंख से बादल के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है, बादल की परछाई का पानी में डिप्रेशन एंगल बीटा है। तो बताओ बादल की झील से क्या हाइट है, लेक के सरफेस से बादल की हाइट क्या है? h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। जो बच्चा नहीं समझ पाया है वो छोड़ दे, वो इसको रट ले बेटा। जो रट भी नहीं सकता वो कतई इसको इग्नोर कर दे जैसे कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर की अच्छी रैंक निकाली जाए, छोटी मोटी नौकरी करके भी जिंदगी बिताई जा सकती है, ठीक है। 2 सवाल कम ठीक कर लेंगे, छोटी नौकरी ले लेंगे, ओके। इस उम्मीद के साथ खुद को सांत्वना देते। सवाल नंबर है 64। यह क्वेश्चन आपके सामने इससे पहले 2014 के मेंस में आया था। हर 2-3 साल में सवाल आता रहता है, हर 2-3 साल में, कभी सीडीएस में, कभी रेलवे में, किसी ना किसी में। बोला एक झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल का एलिवेशन एंगल 45 है, अल्फा का मान दिया है, और झील में बादल के रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री, आपको बीटा का मान दिया, बीटा का थीटा, सॉरी आपको थीटा दिया, थीटा। झील की सतह से बादल की हाइट क्या है? झील की सतह से बादल की हाइट आपसे पूछिए। एक झील के 60 मीटर ऊपर बिंदु से, तो
60 मीटर ऊपर से हम बादल को देख रहे हैं, एच का मान दिया है, सब कुछ दिया है। 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट से बादल का एलिवेशन एंगल 45 है, क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है पानी में उसका डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है। झील की सतह से बादल की हाइट ज्ञात करें। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यही लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जल्दी से हो जाएगा। एक्स बराबर एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा बटे कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। मुझे केवल यहां पे वैल्यू रख लेनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है ना। 60 मीटर ऊंचाई से हम देख रहे हैं, अल्फा 45 डिग्री, कॉट 45 1, अभी थीटा या बीटा बोल लीजिए। ये 60 है मेरे प्यारे भाई, 60 है। कॉट 60 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, तो 60 इंटू एलसीएम ले लेंगे बेटा, √3 + 1 बटे √3 - 1, √3 + 1 बटे √3 - 1 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये मैं आपको कई बार रेशनलाइजेशन करके बता चुका हूं। ये √3 + 1 बटे √3 - 1 वैसे भी tan 75 डिग्री है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 2 + √3, 2 + √3 तो कितना आ जाएगा 60 इंटू √3 क्या होता है 1.73, 1.73 में 2 जोड़ेंगे तो 3.73, 3.73 अप्रोक्स करना है। तो 60 दिया 180, 180 से बड़ा आएगा, है ना। अगर 60 की 3 में भी गुणा कर दूं तो 180, और 60 की 0.73 में गुणा करूंगा तो 60 की 0.7 में गुणा 42 से 42 से बढ़ाएगा 45 के आसपास, यानी कि लगभग 225 के आसपास आएगा। अप्रोक्स 225 पहला ऑप्शन है, यह आंसर नहीं है। तो अप्रोक्स 225 आएगा पहला आंसर। आंसर डी ऑप्शन नहीं है बेटा, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन सिंपल है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट। इसी के साथ एक टाइप समाप्त। टाइप है बेटा आपके सामने अगला 65 नंबर क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल बेटा, माशाल्लाह क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। और ये जो सवाल है आपके सामने सीडीएस 2018 के पेपर में सवाल पूछा गया है। ऐसा एक देखो, ऐसे ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं सारे तो नहीं करवा सकता, लेकिन हम कम से कम एक सवाल तो कर लें जिससे आपका दिमाग खुल जाए। पंकज रावत जी सर बेसिक तो पंकज रावत जी ये रहा बेसिक। और कौन सा बेसिक चाहिए आपको, ये देखो कितना बढ़िया बेसिक है ना। पानी में छाया वाया सब बनाई है ना, ये सब कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको दोबारा ये सब चीज नहीं करनी, आप ये फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू दे रखे, वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, और ना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। वह बिल्कुल इसी प्रोसीजर से करना है जैसा ये प्रोसीजर था बेसिक वाला। दिस इज कॉल्ड बेसिक, इसी को बेसिक कहते हैं बेटा। आप पता नहीं कौन सा बेसिक मांगते हो, यही होता है बेसिक, इसी को बेसिक कहते हैं, है ना। ओके आगे चलते हैं। अगला 65वां सवाल बताएं। सीडीएस 2018 का करेंगे। देखो बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है, बहुत बेहतरीन, और उससे भी ज्यादा आपको इस सवाल को करने में मजा आएगा। बोला आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद के शीर्ष पर एच ऊंचाई वाला एक झंडा लगा है। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर देयर स्टैंड ए फ्लैग ऑफ हाइट एच। आपने देखा मेरे दोस्तों कि ऐसे जो है जैसे कोई पुराना किला समझ लो, ये पुराने किले का एक ऐसे अर्धगोलाकार गुंबद है, ये एक अर्धगोलाकार गुंबद है, गुंबद, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। ये हेमिस्फेरिकल डोम है, डोम, ठीक है ना, एक अर्धगोलाकार गुंबद है। अब इसके ऊपर यहां पर मेरे दोस्तों एक एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है। इसके ऊपर यहां से एच ऊंचाई का मेरे दोस्तों क्या लगा है, एक एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है। बात समझ में आई, इसके ऊपर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है। ये यहां पर इस तरीके से एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है। तो ये गोलाकार अर्धगोलाकार गुंबद है, इसके ऊपर एच ऊंचाई का झंडा लगा है। तो सवाल में बोला गया तल के एक बिंदु से झंडे के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया मेरे दोस्तों, सॉरी मुश्किल सवाल है, कमजोर दिल वाले दूर रहें, ठीक है जी। तो तल पर किसी पॉइंट से, जमीन पर किसी पॉइंट से, सपोज ये मैंने पॉइंट ए मान लिया, जमीन पर किसी पॉइंट से झंडे के टॉप का एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री है। तो झंडे, ये जमीन पर किसी पॉइंट से है ना, ये झंडे के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। आगे क्या बोला है, आगे वाली लाइन इतनी खतरनाक है कि इसका पहले बहुत सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन में क्या चला है, कृपया सवाल पर नजर बनाए रखें, सवाल पढ़ते रहें, सवाल पढ़ते रहें, डायग्राम देखें, सवाल पढ़ें। सवाल नहीं पढ़ोगे ढंग से नहीं होगा बेटा। गुंबद की ओर डी दूरी चलने के बाद जहां तक झंडा मात्र दिखाई दे रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द डोम, डोम की ओर डी दूरी चलने पर व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल,
When the flag is just visible, the elevation angle is 45। बोला है, सवाल में बोला है कि डोम की ओर डी दूरी चलने पर, डोम की ओर डी दूरी चलने पर, यहां पहुंच गए आप, डी दूरी चल के यहां आ गए, यहां पर सपोज पॉइंट बी पर यहां गए, जहां से झंडा जस्ट विजिबल है, जहां से झंडा मात्र दिखाई देता है, यानी कि अगर आप इसके आगे बढ़ गए ना, अगर आप इसके आगे बढ़ गए तो झंडा दिखना बंद हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है जहां से झंडा जस्ट विजिबल है, यानी कि आप यहां से झंडे को देख सकते हो ऐसे मेरे प्यारे, बिल्कुल यहां से आप झंडे को मेरे दोस्तों जस्ट ऐसे देख पा रहे हो। अगर आप इससे आगे यहां पे बढ़ गए ना, सपोज यहां पे आ गए आप, तो झंडा दिखाई नहीं देगा, इसकी ओटक में छुप जाएगा, इसकी ओटक में झंडा छुप जाएगा, आपको झंडा दिखाई नहीं देगा। तो यहां आप ऐसी जगह पहुंच गए हो डी दूरी चलने के बाद मेरे दोस्त, जहां से झंडा जस्ट विजिबल है। जस्ट विजिबल का मतलब इसके जस्ट आगे बढ़ने पे झंडा दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है इसको टच करती हुई जा रही है ना। अब जैसे मेरे दोस्तों ये अर्धगोलाकार गुंबद है, ये झंडा लगा हुआ है, आप यहां पे खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ बिल्कुल इसकी ओटक में, तो क्या झंडा दिखेगा? नहीं, झंडा दिखेगा, ये जहां तक झंडा दिख रहा है इसके आगे पहुंच जाओगे झंडा दिखेगा ही नहीं, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, यहां चीज क्या है आपको दिखेगी नहीं, तो ना ओटक में छुप जाएगा। तो झंडा जस्ट विजिबल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ साइट है ये जस्ट इसको यहां टच करती हुई जा रही है, इसको टच करती हुई जा रही है। बोला एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है इस टाइम, जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपसे पूछा एच से आर का रेशियो क्या है, जो गुंबद की रेडियस है वो आर है, गुंबद की जो रेडियस है वो आर है। देखो सेंटर है, मैंने मान लिया कि सेंटर है, ये सेंटर है मैंने मिला दिया, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, बताओ। सवाल बहुत आसान है, एक्चुअली पीछे के डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, पीछे की चीज आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल तो यहीं से ही सॉल्व हो रहा है। 45 डिग्री से देखते पता चल गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ये इसको यहां पे टच करता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा बेटा, ये भी तो गुंबद की रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अगर मेरे प्यारे भाई हम कोई ऐसी लाइन खींचते हैं जो जस्ट टच करती हुई जाती है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो कोण है स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो क्या आपको यहां पे 90 45 45 से ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? 90 45 45, 90 डिग्री के सामने की जो लंबाई होती है वो 45 डिग्री के सामने का रूट 2 टाइम्स होती है। भाई ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये भी रेडियस है स्मॉल आर, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की लेंथ कितनी है? एच प्लस आर। 90 डिग्री के सामने एच है, ये आर है, कितना होगा? एच प्लस आर। 90 डिग्री के सामने एच प्लस आर है, क्या होगा बेटा? ये इसके बराबर होगा। 45 डिग्री के सामने आर है, 45 डिग्री के सामने आर है, तो इसका रूट 2 गुना होगा, ये आर का 45 डिग्री के सामने आर है, इसका रूट 2 गुना होगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो लेंथ है एच प्लस आर, 45 डिग्री के सामने की जो लेंथ है उसका रूट 2 गुना होगा। तो यानी कि एच बराबर आ जाएगा, आर उधर पहुंच जाएगा, आर उधर पहुंच जाएगा, आर कॉमन, ब्रैकेट में रूट 2 -1, आर रूट 2 माइनस आर हो जाएगा, आर को इधर लाएंगे तो एच से आर का रेशियो कितना आएगा? रूट 2 -1। मुझे सारी कैलकुलेशन नहीं दिखाई दे रही थी कि 90 45 45 डिग्री ट्रायंगल बनना है, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, रूट 2 -1 इसका आंसर है। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, केवल कंफ्यूज करने के लिए। एक सवाल अंशिका तिवारी, समझ में आया भाई? अच्छा सवाल है, सवाल में कोई परेशानी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है, आगे चलेंगे। अब सवाल नंबर है 66, बताएं क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर सवाल। और ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया है। हालांकि सवाल सीपीओ के लेवल से बहुत ऊपर का है, सीपीओ के लेवल से बहुत ऊपर का है। देखो जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो जस्ट स्किप कर दीजिएगा। देखो ये मेरी क्लास है, जीरो टू हीरो बैच है, तो तुमको ये सवाल पढ़ने को भी मिल रहा है। किसी और टीचर के पास पढ़ते ना तो शकल तक देखने को नहीं मिलती इस सवाल की, खत्म भी हो जाता चैप्टर, और तुम्हें कभी जिंदगी में पता भी नहीं चलता कि कोई बादल वाला सवाल भी होता है, कोई गुंबद वाला सवाल भी होता है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल भी होता है। तुम्हें कभी जिंदगी में पता भी नहीं चलता, खुशी खुशी घर जाते। और पेपर जब बैठते ना, प्री तो कर लेते क्वालीफाई, प्री में कोई दिक्कत नहीं, प्री तो कचरा भी निकाल लेते हैं। बीटेक के में ऐसे लौंडे दिखा दूंगा, सुबह को उठाओ शाम को पेपर दिलवाओ, प्री पास है, प्री पास, बिना किताब देखे जिंदगी में, बिना एसएससी का सिलेबस जाने ऐसे लौंडे होंगे। मेंस नहीं, मेंस में जाके जब एग्जाम तुम्हारे कान पे जो है भड़क भड़क थप्पड़ मारता, तब आपको याद आती मास्टर ने हमारा काट दिया। खोपड़ी में दम पैदा करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल मंजिल तक पहुंचना है। मीठी शक्कर चूसनी है तो भैया वो तो कोई भी करवा देगा, मीठी शक्कर चूसनी है तो शुक्र मनाओ कि कभी तुमको इनकी शक्ल देखने को मिल रही है। अब इतना आसान तो है नहीं कि मैं आपको एक बार बताऊं या 2 बार बताऊं आपको समझ में आए, नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि मींस लेवल की क्लास है, दोबारा सवाल पढ़ो खुद से, दोबारा चित्र बनाओ खुद से, एक एक स्टेप को खुद से करो, तब जाके और क्लियर होगा। पूरा मेरे भरोसे मत बैठो, पूरा मेरे भरोसे मत बैठो, ठीक है।
आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही बताएंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट खुद भी डालो आप। अच्छा, आकाश चौरसिया की मम्मी जी भी क्लास देख रही हैं। नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं? बताओ जी। चौरसिया साहब ढंग से पढ़ते नहीं है, लपड़ियाओ जरा इनको। तुमको तो नौकरी लगने के बाद 1-1 महीने की तनख्वाह भी देनी चाहिए मुझे। इतनी कम फीस में मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाता हूं ना, वो 1 लाख रुपए में भी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें कोई। 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए तो दूर की बात है, अगर तुम किसी टीचर की कनपट्टी पे बंदूक रख के कराओगे ना, पढ़ा मुझे, तो भी नहीं पढ़ाएगा, जो मैं आपको बहुत सस्ती फीस में पढ़ाता हूं। केवल कहने के लिए नाम मात्र जीरो टू हीरो नहीं है, वाकई में जीरो टू हीरो है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर जनता हीरो नहीं बनना चाहती, वो साइड हीरो के रोल लेना चाहते, साइड हीरो के। काबिलियत भी साइड हीरो बनने की है, इसलिए टीचर भी साइड हीरो तक के सवाल करवाता है ना। मैं हीरो, सुपर हीरो तक के बता देता हूं क्वेश्चन बच्चों को, होता जीरो से ही है। करेंगे जरा सी पे 2019 का क्वेश्चन। अब तो बड़े कह रहे हो सैलरी दूंगा आपको, सैलरी दूंगा। नौकरी लग जाती तो कोई नहीं देता, नौकरी लग जाने के बाद कोई मेरे को सैलरी नहीं देता अपनी, सब लालची बन जाते हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। बताओ, ये जो सवाल है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल का चित्र बन ही नहीं सकता बोर्ड पे। ये 3D क्वेश्चन है जिसमें आपको 3D विजुलाइज करना पड़ेगा। एक 3D क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आंख बंद करके सोचो, आंख बंद करके, तो आपको समझ में आएगा। आंख बंद करके सोचिएगा, आंख बंद करके। सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, प्यार से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। देखो, एक घंटा घर 2 ऐसी सड़कों के चौराहे पर हैं जो उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम दिशाओं की ओर जाती है। एक चौराहा है और चौराहे पर एक घंटा घर बना हुआ है। जैसे आप ये समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप बोर्ड से ध्यान हटा के थोड़ा मन में ध्यान लगाओ, है ना। फिल्म की तरह विजुलाइज करो कि भैया एक चौराहा है, ये चौराहा है और चौराहे पे एक घंटा घर बना हुआ है। तो देखो, घंटा में चित्र कैसे बनाऊं? घंटा तो ऐसे खड़ा होगा ना, जैसे चौराहा है ना। एक रोड जा रही है उत्तर दक्षिण में, दूसरी रोड जा रही है पूरा पश्चिम में, है ना। तो जैसे चौराहे, चौराहे के ऊपर ऐसे जो है घंटाघर खड़ा है, घंटाघर। तो घंटाघर जो है मेरे दोस्तों इस तरीके से, मेरे हाथ पे आप चौराहा मान लो और चौराहे पर इस तरीके से घंटाघर खड़ा है। बात आई समझ में? चलिए, सवाल बोला पी क्यू आर और एस सड़क की क्रम से उत्तर में। पी जो है मेरे दोस्तों, सवाल में बोला गया कि पॉइंट पी जो है वो नॉर्थ में है, सॉरी, पॉइंट पी जो है वो नॉर्थ में है, क्यू ईस्ट में है, क्यू ईस्ट में है, आर जो है मेरे दोस्तों साउथ में है, और एस जो है मेरे दोस्तों वेस्ट में। ये होता है ना डायरेक्शन, सर नहीं पढ़ाई होगी, मैं तो देखो ये मानता हूं, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरीके से सड़क है। एक सड़क पूरा पश्चिम जाती है, उत्तर दक्षिण जाती है। ये चौराहा है, चौराहे पे खड़ा है घंटाघर, ठीक है ना बेटा। तो पी नॉर्थ में है, क्यू ईस्ट में है, आर साउथ में है और एस जो है वेस्ट में है। चारों दिशाओं में पी क्यू आर एस है। अब सवाल में यहां तक तो ठीक है, अब पूरी ताकत से सवाल पढ़ें। जहां से घंटाघर के, अभी जहां से घंटाघर के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, यहां से घंटाघर के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। पी क्यू बटे आर एस के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू बटे आर एस के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। ये ऑप्शंस आपके सामने है, करिएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने मान लिया कि घंटाघर की ऊंचाई h है, मैंने मान लिया कि घंटाघर की ऊंचाई h है। अब ध्यान सुनिएगा, वैसे चित्र तो मैं यहां बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे यहां पे घंटाघर खड़ा है, घंटाघर की ऊंचाई h है। अब जब मैं पॉइंट पी से इस घंटाघर को देखता हूं, पॉइंट पी से देखो जरा आप, तो एलिवेशन एंगल अल्फा बनता है, एलिवेशन एंगल अल्फा बनता है, एलिवेशन एंगल अल्फा बन रहा है। पॉइंट पी से जब मैं घंटाघर के टॉप को देखता हूं तो एलिवेशन एंगल अल्फा बनता है। आंख बंद करो, चौराहे पे घंटाघर है, आप नॉर्थ में खड़े होकर घंटाघर को देखते हो, आप पॉइंट पी पर खड़े हो, पॉइंट पी पर ये घंटाघर है, मैंने घंटाघर की हाइट को h मान लिया, घंटाघर की हाइट को h मान लिया। अब पॉइंट पी से इस घंटाघर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा है। कितना है? अल्फा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो बताओ ये दूरी कितनी आ जाएगी? घंटाघर के बेस से पॉइंट पी की दूरी क्या आ जाएगी? अल्फा के सामने अगर h है तो अल्फा से सटी हुई साइड h कॉट अल्फा आ जाएगी। यानी कि यहां पे घंटाघर खड़ा है, यहां पे घंटाघर है, जब मैं पॉइंट पी से देखता हूं तो एलिवेशन एंगल अल्फा है ना। तो अल्फा के सामने h है तो अल्फा से सटी हुई ये वाली साइड h कॉट अल्फा आ जाएगी, h कॉट अल्फा, है ना। ये दूरी घंटाघर के बेस से पॉइंट पी की जो दूरी है ये h कॉट अल्फा आ जाएगी, h कॉट अल्फा। ऐसे ही यहां पे जैसे घंटाघर है, यहां पे घंटाघर है, पॉइंट क्यू से जब हम देखते हैं तो पॉइंट क्यू से एलिवेशन एंगल बीटा है घंटाघर के टॉप का, है ना। जब हम पॉइंट क्यू से देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बीटा है, तो आप मुझे बताओ ये h कॉट बीटा हो जाएगा, है ना। हवा में विजुलाइज करो, राइट एंगल ट्रायंगल हवा में बन रहा होगा बेटा, ये कि ये घंटाघर है, पॉइंट क्यू से जब हम देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बीटा है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? h कॉट बीटा, h कॉट बीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा? बोलो, h कॉट बीटा आ जाएगी। बात समझ में आई? इसी तरीके से पॉइंट आर से एलिवेशन एंगल गामा है, तो ये लेंथ h कॉट गामा आ जाएगी। मैंने घंटाघर की हाइट को h मान लिया, ये घंटाघर है h हाइट का, पॉइंट s से एलिवेशन एंगल डेल्टा है, तो लेंथ h कॉट डेल्टा आ जाएगी, h कॉट डेल्टा। बोलो हाँ। आपसे पूछा है पी क्यू स्क्वायर बटे आर एस स्क्वायर, तो ये मेरे दोस्तों पी क्यू है,
तो यहां से पी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से। यहां से पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर ये 90 डिग्री कोण है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये सब जमीन पे हो रहा है कैलकुलेशन। एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अभी ये कितना है मेरे दोस्तों, ये कितना, ये आर एस है, आर एस है। तो आर एस स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आर एस स्क्वायर बराबर होगा मेरे दोस्तों, एच कोट गामा है, एच कोट डेल्टा है, तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये पी क्यू स्क्वायर बटे आर एस स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे भाई। और आपसे इनका रेशियो ही तो पूछा है ना, पी क्यू बटे आर एस का। जब इनका आप रेशियो लोगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बेसिक से ही बताया बेटा हमने। ठीक, अंकित कुमावत आप पहले वो बेसिक जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि थीटा के सामने अगर एच होता है तो थीटा से सटी हुई साइड एच कॉट थीटा होती है। नोट्स पलट के देखो, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पलट के देखो जरा नोट्स। नहीं लिखा है तो आपने लेक्चर मिस कर दिया है। 3D में डायग्राम है, यहां पे घंटा घर, अब घंटा घर कैसे खड़ा करूं मैं, यहां पे घंटा, मैं ऐसे घंटा घर खड़ा करूंगा ऐसे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी बुद्धि नहीं है ना आप लोगों में। तो घंटा घर है, घंटा घर से पॉइंट पी का एलिवेशन एंगल अल्फा है, क्यों से बीटा है। तो चित्र मेरे दोस्तों इस तरीके से बनेगा, है ना। पॉइंट पी से अल्फा देख रहे हैं, अल्फा के सामने एच है तो अल्फा से सटी हुई साइड एच कॉट अल्फा होती है। ठीक है, बात आई समझ में। 66 नंबर, ओके चलिए। ऐसा ही सवाल नंबर 67 है, ऐसा ही 67 है, खुद से ट्राई करना 67 नंबर को, खुद से ट्राई करना, ऐसा ही है। 3D में आपको सोचना है। लास्ट सवाल आपके सामने आएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। जैसे दीवार है, एक दीवार है, ये दीवार है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सवाल में क्या बोला है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और अल्फा कोण बनाती है। आगे क्या कहा गया है, द फुट ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम थ्रू ए डिस्टेंस ए सो दैट इट स्लाइड ए डिस्टेंस बी डाउन दी वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक सीढ़ी है मेरे दोस्तों जो दीवार से अल्फा कोण, जो टिकी हुई है हॉरिजॉन्टल से अल्फा कोण पर। सीढ़ी के फुट को ए दूरी दीवार से पीछे खींचा जाता है। तो मेरे दोस्तों जैसे ये सीढ़ी, ये दीवार है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मेरे दोस्तों इस तरीके से एक सीढ़ी है ना, ये एक सीढ़ी है मेरे दोस्तों, ये सीढ़ी, सॉरी ये सीढ़ी है एक, दिस इज सीढ़ी, ये सीढ़ी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब ये जो सीढ़ी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रही है, ये सीढ़ी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, अल्फा, ठीक है। अब ये लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए, सीढ़ी के पैर को दीवार से ए यूनिट दूर खींचा जाता है। ये सीढ़ी का पैर है, ये सीढ़ी का पैर है बेटा, ये क्या, ये जो है सीढ़ी का पैर है। अब सीढ़ी के पैर को दीवार से ए दूरी पीछे खींचा जाता है, यानी कि अब सीढ़ी के पैर को मैं यहां पे ले आया, ए दूरी मैंने पीछे खींच लिया। अगर मैं सीढ़ी को पीछे खींचूंगा तो सीढ़ी नीचे भी खिसक जाएगी, यानी कि अब सीढ़ी कहां आ जाएगी मेरे दोस्तों, अब सीढ़ी की जो पोजीशन होगी क्या वो ये नहीं हो जाएगी सीढ़ी की पोजीशन। सीढ़ी को अगर मैं सीढ़ी के पैर को पीछे खींचूंगा, अगर मैं सीढ़ी के पैर को पीछे खींचूंगा तो सीढ़ी नीचे भी खिसक जाएगी, दीवार पे नीचे भी खिसक जाएगी। मैंने सीढ़ी के पैर को, ये पैर उठा के मैंने ए यूनिट पीछे खींचा तो सीढ़ी जो है दीवार पर बी यूनिट नीचे खिसक जाए। तो ये जो सीढ़ी है पहले यहां थी, अब वो दीवार पर बी यूनिट नीचे खिसक गई, बी यूनिट नीचे खिसक गई, ठीक। अब ये जो सीढ़ी है बीटा कोण बनाती है। अब ये जो सीढ़ी है हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रही है, बीटा कोण बना रही है, बीटा। आपसे पूछा है ए बाई बी का मान क्या है, ए बाई बी का मान क्या है आपसे पूछा गया है, बताइए ए बाई बी का मान पूछा गया है, बताओ बेटा। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल। इन दोनों ही राइट एंगल में एक चीज कॉमन है, सीढ़ी की लंबाई, दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है, 90 डिग्री के सामने दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है। अच्छा मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अगर आपको याद हो कि भाई जैसे मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री के सामने एक्स है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने की साइड होती है एक्स साइन थीटा, और थीटा से सटी हुई साइड होती है एक्स कॉस थीटा, थीटा से सटी हुई साइड एक्स कॉस थीटा, ये बताया है। अगर थीटा के, ये मेरे दोस्तों अगर एच है तो थीटा के सामने होता है एच साइन थीटा, और थीटा से सटी हुई साइड होती है एच कॉस थीटा। ये बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूफ भी करवाया है बेटा, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग, ये सब चीजें क्या मुंह फुकाने के लिए बताई जाती हैं, कॉपी पलट के देखो लिखा हुआ है सब। और यहां पे दो दो राइट एंगल हैं, दोनों में ही सीढ़ी कॉमन है, सीढ़ी हाइपोटेनस। तो भैया मैंने मान लिया कि यहां सीढ़ी की जो हाइट है वो एच है, मान लिया जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो लंबाई है, सॉरी सीढ़ी की लंबाई एच है। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला छोटा वाला राइट एंगल देखो, या 90 डिग्री के सामने एच है, तो अल्फा से सटा हुआ ये कितना होगा, अल्फा से सटा हुआ होगा एच कॉस अल्फा, और अल्फा के सामने जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा एच साइन अल्फा।
एच साइन अल्फा। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझे। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, नीचे वाले राइट एंगल को, जो बीटा है, ये देखो, ये सीढ़ी की हाइट एच है, बीटा है, ये सीढ़ी की हाइट एच है, बीटा है, तो बीटा के सामने क्या होगा? बीटा के सामने होगा ये एच साइन बीटा, एच साइन बीटा है ना, और ये बीटा से सटी हुई है जो लेंथ आएगी नीचे वाले राइट एंगल में, ये आ जाएगी एच कॉस बीटा, एच कॉस बीटा। आगे बेटा है ना, तो मैंने ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल में यहां पर ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल में। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ए बाई बी, ए बटे बी आपसे पूछा, आप मुझे बताओ ए का मान क्या आएगा? ए क्या है? अगर पूरी लेंथ एच कॉस बीटा में से ये एच कॉस अल्फा घटा दूं, आ जाएगा। पूरी लेंथ एच कॉस बीटा में से, एच कॉमन है, एच कॉस बीटा में से एच कॉस अल्फा घटा दूं, आ जाएगा। बी का मान क्या है बेटा? बी का मान, ये पूरी लेंथ है एच साइन अल्फा, इसमें से एच साइन बीटा घटा दूं, आ जाएगा। पूरी जो दीवार की हाइट है एच साइन अल्फा है, उसमें से एच साइन बीटा घटा दूं, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। ये एच और एच कट गया, ये आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल में आंसर हाफ एंगल में दे रखा है, तो यहां अब त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको पढ़ाया है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है? cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बटे 2 है ना, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बटे 2, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2, ये d है ये c है ना, साइन d माइनस c बटे 2, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2। नीचे साइन c माइनस साइन d, नीचे है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होता है? 2 साइन c माइनस d बटे 2 इंटू कॉस c प्लस d बटे 2, कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2, ये हो जाएगा। गौर से देखेंगे, 2 से 2 कट गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से 1 कट गया, क्या बच गया? साइन बटे कॉस आ गया जी 10, साइन बटे कॉस 10 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बटे 2, अल्फा प्लस बीटा बटे 2, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बटे 2 आंसर है। 10 अल्फा प्लस बीटा बटे 2 पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। क्या ही शानदार सवाल है, क्या ही शानदार सवाल है। हरिकांत देवलिया ध्यान नहीं है सर, अगर आपको ध्यान नहीं है हरिकांत देवलिया तो आप भाड़ में चले जाइए, आप किसी लायक नहीं है बेटा। फिर जब आप हमारी बताएगी चीजों को घर पे जाके पढ़ते नहीं है तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला लगाया बेटा हमने, ए ऑप्शन। गजब का सवाल है भाई साहब, गजब का सवाल, ठीक है जी। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। 68 क्वेश्चंस में मैंने आपको कराए, जिसमें से लगभग 30 सवाल बहुत आसान थे, लगभग 20 सवाल मॉडरेट थे और 15-16 सवाल बाकी के टफ थे। और यही रेशियो होता है। अगर मैंने आपको 68 क्वेश्चंस कराए हैं तो 68 में से मेरे प्यारे भाई 30 तो बहुत इजी थे, बाकी जो 20 सवाल थे वो मॉडरेट थे और बाकी के जो 18 सवाल है वो टफ थे, मींस लेवल के थे। तब जाके तैयारी होती है, तब जाके बच्चा पूरा सीख पाता है। इजी सवाल में तो आप शेर बनते हो उछल उछल के, है ना, मुश्किल भी करना सीखो, है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है इनमें। इसी के साथ चैप्टर समाप्त मेरे प्यारे भाई, मजा आया होगा। त्रिकोणमिति आपका खत्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास मींस की बुक है तो आप मींस की बुक ले लीजिए, या प्री की आपके पास बुक है सीजल प्रैक्टिस किंग हमारी, वो बुक ले लीजिए और उस बुक से मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करिए। हैं? एक क्लास आपकी और होगी मैक्सिमम मिनिमा की, एक ही क्लास होगी बस, ठीक है ना, छोटी सी एक क्लास और होगी मैक्सिमम मिनिमा की, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप प्रीवियस सर के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना जितना मैंने कराया वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना आपको कोई भी नहीं करवाएगा। ठीक है, आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम मंडे को करेंगे। बाय।